क्या सिगरेट की धुआं से इच्छा कम हो जाती है सेक्स करने की? प्रॉब्लम ये होता है कि सिगरेट में होता है निकोटिन। निकोटिन हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पतला कर देता है। क्या वाइन लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है? लेकिन वाइन का ऐसा है कि रेड वाइन जो चीज है वो हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी है तो ब्लड की पंपिंग अच्छी है, पंपिंग अच्छी है तो इरेक्शन बेहतर हो जाएगा। टाइमिंग्स ऑफ सेक्स क्या होना चाहिए और डू मैन हैव टू गो फॉर अ सेकेंड राउंड? स्पेसिफिक तो फिगर दिया नहीं गया, बट एक्चुअली अगर आप टेक्सचुअली देखना चाहें तो 1 मिनट इज काउंटेड एज नॉर्मल। जो भी 1 मिनट से ज्यादा है वो नॉर्मल है। डज साइज मैटर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साइज यंग लड़के जो हैं 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में एनीवे दूसरी तीसरी बार फिर से तैयार हो जाना इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसके लिए हमें टैबलेट की जरूरत ही क्यों है? जो नाइटफॉल की बात आपने कही है ना, नाइटफॉल मैं सबको बताना चाहता हूं इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। इरेक्शन आ जाता है, अब वो बैठने का नाम नहीं ले रहा। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। यहां बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हस्तमैथुन पहली बात इज वेरी हेल्दी फॉर बोथ जेंडर्स, men as well as women, जिसको हम masturbation कहते हैं। शारीरिक संबंध एक मल्टीफैसेटेड टॉपिक है जो कि हम सब की लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। बायोलॉजिकली क्योंकि बच्चा पैदा करना पड़ता है और फिजिकली उससे अट्रैक्शन बढ़ता है, और फिजियोलॉजिकली क्योंकि ये बॉडी की नीड है, और मेंटली यू फील रिलैक्स and physically you get attached to somebody. As we grow, हम सब अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर क्या हम सही तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज मेरे बीच में हैं डॉक्टर रोहित सिंह। ये बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं और सेक्सोलॉजिस्ट हैं, और ये हर औरत की भी बताएंगे पर आदमियों की भी पढ़ते हैं, सब खोलेंगे और आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे कि आपको कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए और कंसल्ट कीजिए। ये वैसे बॉम्बे में रहते हैं और ये ऑनलाइन भी आपको कंसल्टेशन दे सकते हैं। वेलकम डॉक्टर रोहित। थैंक यू वेरी मच। और आज हम पहले मेजर टॉपिक से जाने से पहले रैपिड फायर राउंड पे जाते हैं। बिल्कुल। क्या सिगरेट की धुआं से इच्छा कम हो जाती है सेक्स करने की? सिगरेट के धुएं से डायरेक्टली तो इच्छा कम नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि सिगरेट में होता है निकोटिन। निकोटिन हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पतला कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इरेक्शन कम हो जाएगा। तो सेक्स करने का और सेक्स परफॉर्मेंस को लेकर के जो प्रेशर होता है उसके वजह से एंग्जाइटी पैदा होने लगती है। क्या प्यार एक बार होता है? क्योंकि शाहरुख खान कहता है प्यार तो एक बार होता है। प्यार एक से ज्यादा बार बिल्कुल हो सकता है। अट्रैक्शन हमको डेफिनेटली होता है कई बार। और जिस मूवी में शाहरुख खान ने ये बोला था कि एक ही बार शादी होती है, एक ही बार प्यार होता है, उसी मूवी में उनको खुद 2 बार प्यार हो गया था। और प्यार की परिभाषा ऐसी है कि सेक्सुअल इंटिमेसी या सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होना जरूरी नहीं होता है। एक तरह का अट्रैक्शन जो लोगों को महसूस होता है, अटैचमेंट जो महसूस होता है, वो भी बहुत नेचुरल सी बात है। सो प्यार की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ सेक्सुअल तरीके से नहीं देखना है उस चीज को, अट्रैक्शन और अटैचमेंट भी पॉसिबल है। अच्छा, टाइमिंग्स ऑफ सेक्स क्या होना चाहिए और डू मैन हैव टू गो फॉर अ सेकेंड राउंड सेम टाइम, एंड व्हाट शुड बी द गैप ऑफ 2 राउंड बिटवीन द 2 राउंड्स? देखो, टाइमिंग के लिए ना कोई एक स्पेसिफिक तो फिगर दिया नहीं गया, बट एक्चुअली अगर आप टेक्सचुअली देखना चाहें तो 1 मिनट इज काउंटेड एज नॉर्मल। जो भी 1 मिनट से ज्यादा है वो नॉर्मल है। अब 1 मिनट इसको बोलते हैं कि जो कंटिन्यूस थ्रस्टिंग पीरियड होता है वो 1 मिनट से अगर ज्यादा है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। बात रही सेकेंड राउंड की, तो वो बहुत ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में थोड़ी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है, उस कारण से जब सेकेंड राउंड शुरू होता है तो वो थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो चीज है जो पहले राउंड के बाद कितनी देर में दोबारा तैयार होता है मर्द, उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई आधे घंटे में फिर से तैयार हो सकता है, कोई 1.5 घंटा लगा सकता है, कोई 10 मिनट में भी तैयार हो सकता है। क्या वाइन लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है, और क्या मतलब टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेनी चाहिए? वाइन से डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वाइन का ऐसा है कि रेड वाइन जो चीज है वो थोड़ी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, मॉडरेट क्वांटिटी में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी है तो ब्लड की पंपिंग अच्छी है, पंपिंग अच्छी है तो इरेक्शन बेहतर हो जाएगा। कुछ नेचुरल ऐसे पदार्थ हैं जिनसे
टेस्टोस्टेरोन लेवल डायरेक्टली बढ़ सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बाद। अच्छा, डज साइज मैटर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साइज डज नॉट मैटर, हाउ यू यूज इट दैट मैटर्स। अब ऐसा है कि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होती है, पहले 2 इंच तक ही वहां पे नर्व्स जाती हैं, जहां पे संवेदनाएं महसूस होती हैं। तो सेंसेशन जो आता है वो पहले 2 इंचेस पे ही आता है। तो somebody who is 6 inches in length या 8 inches जिनकी साइज है, कोई ज्यादा मैटर नहीं कर जाएगी। द इनिशियल 2 इंचेस ही इंपॉर्टेंट है। तो इवन समथिंग विच इज इरेक्ट होने के बाद भी 4 इंचेस भी अगर इंसान है, तो ही कैन सेटिस्फाई एनी वुमन ऑन अर्थ। सो मैन, यू डोंट हैव टू रिक्वायर 9 इंचेस। जड़ी बूटी में क्या दम है? जड़ी बूटी के बारे में बहुत ज्यादा मैं कह नहीं सकता हूं, पर कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं, कुछ ऐसे हर्ब्स आते हैं जो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं, जैसे जिंको बाइलोबा हुआ, जिंजिंग हुआ। और नेचुरल खाने के जो पदार्थ होते हैं उनमें कई चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को असर करती हैं, जैसे कि गार्लिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लहसुन जो हम खाते हैं खाने में। पोमोग्रेनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोटिलिटी ऑल्सो एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस ऑल्सो। तीसरी चीज इज अनियन। तो ये जो रोज के जो डाइटरी जो हमारे हैबिट्स हैं वो बहुत मैटर कर जाते हैं एंड डेफिनेटली सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं। आप सी फूड के बारे में कह रहे थे, जैसे ऑयस्टर में जिंक की मात्रा बहुत है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इरेक्शन अचीव करने के लिए, तो यस, ऑयस्टर्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे। डॉक्टर रोहित, अब हम ना डिटेल में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आप मतलब बताइए ऑडियंस को कि सेक्स और हेल्थ आपस में कैसे रिलेटेड हैं। सेक्स, दैट इज सेक्सुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ये 2-वे ट्रैफिक है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर जाती हैं। फिजिकल हेल्थ अगर बेहतर है, फिटनेस सही है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन हमारी अच्छी है, डायबिटीज जैसी चीजें हमको नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में है, थायराइड लेवल्स कंट्रोल में है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत आसान हो जाती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत एनहांस हो जाता है। बिकॉज जो इरेक्शन की जो प्रतिक्रिया जो क्रिया होती है, इरेक्शन के लिए कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ब्लड की पंपिंग होना, वो इरेक्शन अचीव करने के लिए वही एकमात्र चीज है जो हमको चाहिए। अगर फिजिकल हेल्थ सही है तो सेक्सुअल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी इन्हीं कारणों की वजह से। अब सेक्स क्या फायदा करेगा हमारे फिजिकल हेल्थ में? व्हाई इज सेक्स सो इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल हेल्थ? तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सेक्स लाइफ अगर अच्छी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे इम्यून एक्टिविटी को भी एनहांस करते हैं। इफ इट्स अ गुड सेक्स लाइफ, देन यू आर ऑल्सो एंजॉइंग गुड फिजिकल हेल्थ, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका नाम एंडोर्फिन होता है, वो पेन रिलीविंग होते हैं, तो आपको अपने पेन से मुक्ति मिलती है। प्लस बहुत रिलैक्सिंग फील करते हैं हम, रिलैक्स फील करते हैं तो स्लीप बेटर हो जाती है। क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर बेहतर है तो एनीवे बॉडी पूरी तरह से अगले दिन के लिए बहुत फ्रेश हम उठते हैं। सो सेक्स के अपने आप में बहुत ज्यादा फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आदमी औरत में आजकल स्ट्रेस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो एक दूसरे से लाइक है ना कंफर्टेबल नहीं हो सकते। कैसे कंफर्टेबल हो एक दूसरे के संग ताकि उनकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो और ये अच्छा शारीरिक संबंध बना सके? मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण आज की डेट में ये हो गया है कि दोनों पार्टनर अपने अपने करियर्स में बहुत बिजी हो गए हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे के लिए वक्त कम है, बहुत दौड़ भाग है, बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं हर चीज़ में, तो लाइफ का हर डोमेन डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। इस चीज़ में इस सब के चलते सेक्स के तरफ थोड़ा ध्यान कम होने लगता है। ध्यान कम होने लगेगा तो एक दूसरे के प्रति ज़रा अट्रैक्शन कम होने लगेगा, समय हम कम बिताते हैं, समय कम बिताएंगे तो वो क्लोजनेस, वो इंटीमेसी नहीं आ पाती है। इंटीमेसी नहीं आने की वजह से जो सेक्स की जो क्रिया होनी चाहिए जितने अच्छे से उतने अच्छे से होगी नहीं, इंटरेस्ट लेवल्स धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंफर्टेबल महसूस करने के लिए पहले तो वक्त बिताना बहुत जरूरी है। तो ये जब तक हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक इस चीज को तवज्जो नहीं देंगे, ये चीज होने नहीं वाली है। तो इन सब दौड़ भाग के चलते हुए भी कपल्स को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। इस चीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक दूसरे की क्या नीड्स हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें अगर हो तो कंफर्ट लेवल बेहतर हो जाता है और फिर वो आदमी औरत को भी बहुत अच्छी से उसकी डिफिकल्टी समझ सकता है, लाइक ऑर्गेज्म। बिल्कुल, आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ इंटरकोर्स पे ध्यान नहीं देना है।
मर्दों का अक्सर ऐसा हो जाता है कि दे डायरेक्टली वांट टू गो फॉर इंटरकोर्स, बट औरतों की जो फिजियोलॉजी है वो जरा अलग होती है. दे नीड मोर टाइम फॉर द बिल्टअप, दे नीड मोर टाइम फॉर देयर ल्यूब्रिकेशन टू हैपन. तो जब तक उनको सुनना ना जाए, जब तक उनको समय ना दिया जाए पर्याप्त, वो उतना जल्दी अच्छे से तैयार नहीं होते. वो तैयार नहीं होंगे तो उनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस ठीक से होगा नहीं. तो मर्दों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उतनी स्पेस, उतना टाइम, उतने इमोशनल स्पेस अपने फीमेल पार्टनर को दे, ताकि फीमेल पार्टनर थोड़ी कंफर्टेबल महसूस करे, एंड देन सेक्सुअल एक्टिविटी एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस हो जाएगी. इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि फीमेल्स ना कई बारी एक चीज होती है वेजाइनिस्मस. ये जो वेजाइनिस्मस है, इसमें बेसिकली होता है क्या कि इंटरकोर्स के दौरान जब पेनिट्रेशन अटेम्प्ट किया जाता है तो वहां की मसल्स जो होती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और पैसेज इतना स्मूथ नहीं हो पाता है अंदर. बिकॉज ये इतना पेनफुल होता है तो इंटरकोर्स तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता. इसके चलते मेल एंड फीमेल पार्टनर के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू करती हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल पार्टनर की कि वो इस चीज को समझे, फीमेल पार्टनर को उतना समय दे और उतना कंफर्टेबल महसूस करवाए कि दिस विल टेक टाइम. कोई दिक्कत नहीं है, हमें टाइम की कोई कमी नहीं है. स्लोली ग्रेजुअली फोरप्ले करते हुए, थोड़ा ल्यूब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हुए, सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाते हुए, धीरे धीरे जब सेक्सुअल एक्टिविटी एनहांस हम करेंगे तो धीरे धीरे वो इंसर्शन इजी होने लगेगा. तो वेजिनिस्मस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, जिसमें मेल पार्टनर का रोल बहुत अहम हो जाता है. आप ये क्या जो जैसे जो ये सेक्सुअल प्रेरणा या उत्तेजना लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, और क्या ये महत्व रखती है लंबे समय तक ये उत्तेजना और प्रेरणा? क्योंकि कई बार इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन भी बहुत हो जा रहा है आजकल. सेक्स की जो उत्तेजना है वो थोड़ी अधिक समय के लिए हम सभी चाहते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उतना बेहतर होना चाहिए, वो एंजॉयमेंट लेवल भी हमें उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. उस चीज़ के अनुभव के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उत्तेजना ज़्यादा समय के लिए बना के रखें. ये तभी पॉसिबल है जब हम पूरी तरह से रिलैक्स्ड माइंड से एक्ट में जा रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन अपने आप से कितनी है वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो पोर्नोग्राफी पे जिस तरह के हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसके चलते अपेक्षाएं जरा बदल गई हैं लोगों की. अब वो वीडियोस जब शूट किए जाते हैं, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, उसके शूटिंग के दौरान क्या होता है, वो तो हमको दिखाया नहीं जाता है. सब कुछ पैकेज करके एक बड़ा सा वीडियो बना करके हमारे सामने दे दिया जाता है, और हमें वो कंटेंट कंज्यूम करते वक्त लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल है, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा होना ही चाहिए. वो सच्चाई नहीं है. फिजियोलॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है, पर हम इस गैर जानकारी को इतना फॉलो करने लगे हैं, इसलिए अपने आप से वो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. हमें असलियत जानना बहुत जरूरी है. दैट फ्यू मिनट्स ऑफ इंटरकोर्स ऑल्सो इज वेरी सेटिस्फैक्टरी, बशर्ते इंटरकोर्स के पहले की जो चीजें होती हैं, फोरप्ले जिसको हम कहते हैं, या सेंशुअल प्ले जिसको हम कहते हैं, सेक्सुअल प्ले जिसको हम कहते हैं, वो सब कुछ मिला करके एक होलसम एक्सपीरियंस हम जब तैयार करेंगे, तब डेफिनेटली टाइमिंग अपने आप बढ़ जाती है. हमारी एज वेल एज हमारे पार्टनर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ जाती है. तो वो जो पूरा का पूरा सेक्सुअल अनुभव है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. अभी आजकल मैंने ना जिम ज्वाइन किया है, तो देयर वर फ्यू बॉयज टॉकिंग कि वी आर डेटिंग समबडी एंड वी आर मीटिंग, एंड हम कुछ टैबलेट्स, दे वर ट्राइंग सम टैबलेट्स, कि हमारा मतलब हम जो इंजॉयमेंट है वो रात को 3-4 बार कर सकें. सो ये इज दिस टैबलेट गुड? और वो इंजॉयमेंट के बाद वो जैसे मैंने कन्वर्सेशन सुना कि भाई वो इरेक्शन हो गया, अब वो इरेक्शन बैठ ही नहीं रहा. तो मतलब कोई उसको फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है कि तू अब है ना पानी के टब में बैठ जा. तो मतलब ये एक बहुत अजीब बात है, पर मतलब ये टैबलेट्स क्या बच्चों को आप समझाइए, युवाओं को लेनी चाहिए जो कि ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं सब चीज़ें? टैबलेट्स किसी भी प्रकार से लेने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है. देखिए, यही गैर जानकारी की मैं बात कर रहा हूँ. टैबलेट्स हर किसी के लिए नहीं है. टैबलेट्स डेफिनेटली कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शंस में यूज़ की जाती हैं, पर वो जहाँ पर साइंटिफिकली मेडिकली रिक्वायर्ड है बस वही.
अब कोई बोल रहा है कि जैसे कि आपने बताया 2 बार 3 बार करना है तो वो टैबलेट लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बार तीसरी बार तैयार होना इज अ नेचुरल प्रोसेस। एंड यंग एज में, जैसे हम अभी यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, यंग लड़के जो हैं 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में एनीवे दूसरी तीसरी बार फिर से तैयार हो जाना इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसके लिए हमें टैबलेट की जरूरत ही क्यों है? वो टैबलेट्स की बॉडी पे भी कुछ असर पड़ने वाले हैं, तो कितनी मात्रा में लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, उसको लेते वक्त क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, ये जानकारियां होने के बावजूद नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। सो ये टैबलेट्स है, जैसे कि अभी वो सिल्डेनाफिल बहुत कॉमनली यूज होती है मार्केट में। अब सिल्डेनाफिल हर किसी के लिए नहीं है। व्हाट इफ समबडी हैज ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम, किसी को पहले से हुई पड़ी है, या कोई और कार्डियोवास्कुलर दिक्कत हुई पड़ी है, सिल्डेनाफिल उन केसेस में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेनी ही नहीं चाहिए। सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, पर लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इसकी जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने अभी बताई कि इरेक्शन आ जाता है, अब वो बैठने का नाम नहीं ले रहा, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। यहां बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इरेक्शन प्रॉब्लम कॉज करेगा अगर वो बहुत ज्यादा देर के लिए सस्टेन्ड हो गया तो। इसलिए टैबलेट्स सबके लिए नहीं होती। नेचुरल तरीके से जितना सेक्स किया जाए उतना बेहतर है हम सब के लिए। टैबलेट कोई भी लेने से पहले आपके डॉक्टर से प्लीज जानकारी ले लें, अदरवाइज ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, आदमियों के संग भी होता है, तो इनका मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। जैसे कि जिगलोस भी होते हैं, जैसे हमने सुना है कि फीमेल सेक्स वर्कर्स होते हैं, उसी तरह से मेल सेक्स वर्कर्स भी होते हैं। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी गेन के लिए किसी भी मजबूरी में, किसी भी कारणवश जो इस चीज में पड़ जाते हैं, यानी कि इस ट्रेड में, सेक्सुअल ट्रेड में पड़ जाते हैं, उनकी दिक्कत ये है पहली बात कि उनके ये इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, कई बार ये इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, या फिर ये मजबूरी में हो रहा है। अब ये इतना ज्यादा करने लगते हैं अपनी मजबूरी की वजह से या पैसे की कमतरता की वजह से, जिस भी कारणवश, वो इतना मैकेनिकल हो जाता है उनके लिए कि दे डोंट एंजॉय सेक्स एनीमोर। तो अपने खुद के पार्टनर के साथ भी जब करने जाएं तो द एक्सपीरियंस जो है, जो अनुभव है, वो उतना संतोषजनक नहीं होगा। सो ये जो हम चीज की चर्चा कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है और हमको समझना ये जरूरी है कि उन लोगों में सेक्स की इच्छा करीब करीब ना के बराबर हो जाती है, बिकॉज वो इतना मैकेनिकल करने लगे हैं। और उनके संग कुछ हाथ से भी ऐसे गलत सलत हो जाते हैं कुछ। अब जैसे कि लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करना है, एक्सपेरिमेंटेटिव सेक्स करना है, तो कई लोग अननेचुरल तरीके भी इस्तेमाल करते हैं सेक्स करने के, जैसे कि एनल सेक्स और कुछ ऐसी चीजें जो उस इंसान के विरुद्ध हो रही हैं। तो पेन जो होता है, जो डिसरिस्पेक्ट से उनको ट्रीट किया जाता है ड्यूरिंग द एक्ट, इन सब का मानसिक रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सेक्स नाम के इस शब्द से उनको चिढ़ मचने लगती है। सो बहुत जरूरी है ये चीजें हमारे लिए समझना कि उनके ऊपर क्या बीत रही है जब उनके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। कोई आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जो मतलब ही नीडेड हेल्प? Yes, एक very young, I think 21 या 22 years old male, and he was a gigolo. And शुरुआत में तो he was very fascinated कि बहुत उसको ऐसा लगता था कि अरे क्या लाइफ है, पैसे भी मिल रहे हैं, एंजॉयमेंट भी मिल रहा है, पर कुछ ही within a few encounters, कुछ देर के बाद ही उसको समझ में आने लगा कि ये कितना मैकेनिकल है। वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था उस चीज को और अपने खुद के पर्सनल रिलेशनशिप में वो बहुत सफर करने लगा। पहली बात तो ये चीज वो अपने पार्टनर को नहीं बता सकता था, तो वो गिल्ट उसको खाए जा रही थी, प्लस पार्टनर के साथ भी उसकी जो सेक्स की इच्छा है वो उस तरह से हो ही नहीं रही है। कुछ लोगों से उसको कुछ चीजें मिल रही थी, किसी और से कुछ और मिल रहा था, शायद उसकी अपनी पार्टनर उससे उतना एक्सपेरिमेंटेशन के साथ सेक्स नहीं कर रही थी, तो वो एक्साइटमेंट भी नहीं आ रहा था। तो दोनों के बीच जो फ्रिक्शन पैदा हो गई, दिस लेड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम उन दोनों में। और वो आया था बंदा मेरे पास, एंड दैट्स व्हेन मैंने उनको एक चीज सवाल पूछी कि अगर एंजॉयमेंट नहीं मिल रही है एनी मोर इस चीज में, तो क्या वो आपको कंटिन्यू करना, आपको लगता है कि वो फायदा दे रहा है? हम अपनी ये ट्रेड बदल करके क्यों नॉर्मल सी जिंदगी नहीं जी सकते और एक हेल्दी रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर सकते? ट्रस्ट मी, कुछ थोड़ा मेहनत लगी थी उनके साथ में, बट व्हेन उन्होंने वाकई रियलाइज किया कि ये उनको पर्सनली और रोमांटिकली अपने रिलेशनशिप में भी ये दिक्कत दे रही है बात, उसने चूज किया कि इस चीज से बाहर आना पड़ेगा और एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी, जहां पे अभी ही इज फिलहाल डूइंग रियली वेल। डिड ही कन्फेस टू हिज वाइफ?
उसने नहीं किया है फिलहाल, अब तक उसको वो हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि वो इस चीज में था, ये वो अपनी वाइफ को बता पाए। ठीक है, ही माइट टेक हिज ओन टाइम, बट वी डोंट हैव टू फोर्स द इशू ऑन हिम। ओके, ऐसा देखा गया है कि ना मेन है ना इतने ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो हाउ टू डील विथ दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस, लाइक मतलब फॉर एग्जांपल लाइक यू हैव सेड अबाउट नाइट फॉल्स एंड ऑल, सो आप इसके बारे में कुछ बोलिए। यस, मेल और फीमेल की जो सेक्स को देखने का जो नज़रिया होता है थोड़ा सा अलग रहता है। मेल्स के लिए बहुत ईजी है सेक्सुअली एक्साइट हो जाना और ज़्यादा बार सेक्स के बारे में विचार करना, सोचना, फैंटेसीज में इंडल्ज हो जाना, दिस इज़ वेरी कॉमन मेन के लिए। वुमेन थोड़ा अलग इसको लेकर के सोचती है, वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल एंगल से देखती हैं। तो ऐसे हो जाता है कि हमको अपने अदर एक्टिविटीज़ को भी उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी सो दैट ओवर इंडल्जेंस इस चीज़ में ना हो जाए और हमारे जो इमोशंस है उन पर मेरे सेक्सुअल जो इंडल्जेंसेस है वो हावी ना हो जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट अदर एक्टिविटीज़ में हमारा जो ध्यान है वो हमको बटाना है। जो नाइटफॉल की बात आपने कही है ना, नाइटफॉल मैं सबको बताना चाहता हूँ इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। नाइटफॉल होता क्यों है? अब जो स्पर्म प्रोडक्शन है बॉडी में 24/7 हो रहा है। फ्रॉम द एज ऑफ 9 years अप टू एज ऑफ 92 years स्पर्म प्रोडक्शन होना है बॉडी में। थोड़ा एज के साथ कम होने लगेगा बट ये होता ही रहता है। तो दिस इज अ नेचुरल फैक्टरी हैपनिंग इन द बॉडी। प्रोडक्शन हो रही है तो इसका रिलीज होना भी जरूरी है, पर बॉडी में इसको स्टोर करके रखने की कोई क्रिया नहीं होती। तो यदि इंसान अपने सेक्सुअल संबंध से इसको निकाले, हस्त मैथुन से इसको निकाले तो ये निकलता है। अदरवाइज स्पर्म्स अपना खुद का रास्ता बनाते हैं और नाइट फॉल के रूप में ये फिर रिलीज हो जाता है। हमको पता नहीं, दैट हैज टू कम आउट ऑफ द बॉडी, वो कहीं पे स्टोर नहीं हो सकती और ये 24 घंटे बन रही है। सो नाइट फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं देयर इज समथिंग एबनॉर्मल इन माय बॉडी। नाइट फॉल होने का मतलब है कि मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नॉर्मली चल रही है। सो उससे बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाना है। एंड यस, किसी में उत्तेजना ज्यादा होती है तो उनको नाइटफॉल थोड़ा और फ्रीक्वेंटली हो सकता है, इससे बिल्कुल घबरा जाने वाली। तो ये हस्त मैथुन कितनी बार कर सकते हैं अगर मतलब सेक्सुअली पार्टनर नहीं है? yes. तो कितनी बार कर सकते हैं? हस्त मैथुन पहली बात इज वेरी हेल्दी फॉर बोथ जेंडर्स, मेन एज वेल एज वुमेन, जिसको हम मैस्टरबेशन कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की फिजियोलॉजी भी अलग है। तो कोई हफ्ते में एक बार कर रहा है उससे संतुष्ट है, कोई महीने में एक बार कर रहा है उससे संतुष्ट है। कुछ लोग हैं जो रोज भी करते हैं, उनके अंदर भी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड कर जाए, जो अपने आपके साथ जितना कंफर्टेबल है ये उस पे छोड़ देना चाहिए। हस्त मैथुन से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ऐसे नहीं वीकनेस आ जाए बॉडी में? यस, ये भी एक थोड़ा सा मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी इंसान का ऑर्गेज्म होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऑर्गेज्म के बाद बॉडी में जैसे मैंने कुछ हार्मोन्स का रिलीज होता है कहा था, इसकी वजह से ना बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स के बाद बॉडी जरा सोने को देखती है। इस रिलैक्सेशन को हम टायर्डनेस का नाम देते हैं। ये बहुत थोड़ा सा सटली इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए समझना। वो जो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है हम उसको टायर्डनेस समझ लेते हैं। यस, बॉडी थोड़ी देर के लिए शटडाउन में जाती है, उसी शटडाउन को हम रिलैक्सेशन कह रहे हैं। तो टायर्डनेस अलग होता है, रिलैक्सेशन अलग होता है। दिस इज रिलैक्सेशन। हस्त मैथुन से कोई शारीरिक नुकसान होने वाला नहीं है। दिस इज समथिंग जो जैसे हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, हम या तो निगल जाते हैं या तो थूक देते हैं। हमारे बॉडी में यूरिन हमेशा तैयार हो रहा है, वो निकल जा रहा है। हमारे बॉडी में स्वेट तैयार होता है, वो बह करके निकल जाता है। उसी तरह से जो धात है, जो ये स्पर्म्स है, हमारी बॉडी में 24/7 तैयार हो रहे हैं। इनको निकलने का रास्ता चाहिए और ये निकलता ही चाहिए। आप बताइए, सेक्स लाइफ आफ्टर 60, शारीरिक संबंध जो होते हैं आफ्टर 60 क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? क्योंकि जो औरत है उसका लिबिडो डिक्रीज़ हो जाता है और आदमी तो मतलब जैसे देखा कि भाई मशरूम खा रहा है, ये खा रहा है, या कुछ मतलब कई वो हर्बल दवाइयाँ ले रहा है ताकि उसका लिबिडो इंक्रीज़ ही रहे। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि मतलब क्या होना चाहिए? सेक्स लाइफ आफ्टर 60, आफ्टर 70, आफ्टर 80 कभी भी नॉर्मल रह सकती है।
बस एज के साथ साथ जो नेचुरल प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती है, बोन मास कम होता है, थोड़े हार्मोनल लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस होगा। बट इससे सेक्स लाइफ जीरो हो जाएगी ऐसे बिल्कुल नहीं है। यदि आप अपने आप को रखते हैं स्वस्थ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप फिजिकली अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अच्छी डाइटरी हैबिट्स फॉलो करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है, आप सेक्स लाइफ 90 के बाद भी एंजॉय कर सकते हैं और ये पूरी तरह फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है। यस, हम मेनोपॉज से भी गुजरते हैं, हम एंड्रोपॉज से भी गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स में मेनोपॉज हो रहा है, मेल्स में भी एक प्रोसेस है जिसको हम एंड्रोपॉज कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे 40 की एज के बाद कम होने लगता है। जैसे कि ईस्ट्रोजन की मात्रा विमेन में कम होने लगती है और उनको मेनोपॉज आता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, उनको भी एंड्रोपॉज आता है। लेकिन जीरो नहीं हो सकता है ये। तो यदि हम अपने सारे फिटनेस लेवल्स बरकरार रखें, अगर जरूरत है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम करते हैं, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम फीमेल्स में करते हैं। सेक्स लाइफ उसके बाद भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो सकती है। हम क्वालिटी टाइम बिताएं अपने पार्टनर के साथ, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन अगर महसूस करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन एट द एज ऑफ 90 वी कैन एंजॉय सेक्स लाइफ। माय ओल्डेस्ट पेशेंट हैज बीन 92 years old। अब तक मैंने जो ओल्डेस्ट पेशेंट देखे, he was I think 92 years old and he was enjoying absolutely normal sex life 3 to 4 times a week. If this can give you inspiration, I would be very happy. I am sharing a very personal information with you. So if 92 पे somebody is able to still hold on to 3 to 4 times a week, ये अपने आप में ही it's an evidence that yes, sex life after 60 क्या after 80 and 90 भी हम मेंटेन कर सकते हैं। सेक्स को लेके समाज में बहुत गलत धारणाएं हैं, वो बताइए, धारणाएं बताइए। आपके कोई क्लाइंट्स भी आए होंगे कि जो कि मतलब कुछ अपने लिए धारणाएं लेके आए होंगे। के साथ ना बहुत स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आते हैं कि इसके बारे में जो भी बातें होती हैं हम एक वर्ड बोल देते हैं, गंदी बात, ये गंदी बात है, ये मत करो, ऐसी बातें नहीं करते, ये बुरी बात है। तो वो जो हम बचपन से सुनते आते हैं ना, उसकी वजह से एक कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन की कि इसके बारे में बात नहीं करना, ये चीज़ सही नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा जो रीज़न है यहाँ पे आने का, इसके पीछे जो क्रिया हुई है वो एक्चुअली है सेक्स। सेक्स नहीं हुआ होता तो प्रोक्रिएशन ही नहीं हुआ होता, चाहे वो अदर एनिमल स्पीशीज हो या ह्यूमंस हो। और हम ह्यूमंस को समझना चाहिए कि हमारे अंदर 3 बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एंगर, हंगर एंड सेक्स। ये 3 इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर ना हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना इस प्लैनेट पे। वैसे तो कहा जाता है कि एंगर नहीं होना चाहिए, पर कुछ हद तक एंगर तो होना ही चाहिए। एंगर इज नेचुरल और हंगर भी होना चाहिए। नहीं होगा तो आप मतलब आगे बढ़ोगे कैसे? ये सारे इंस्टिंक्ट्स हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एंगर नहीं आएगा तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। एट अ सर्टेन लेवल, यस। तो वो एक कंट्रोल में, एक सही मात्रा में होना, उसको मॉड्यूलेशन में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फॉर सेक्स, हम हर जगह अपनी इंस्टिंक्ट्स को एक्सपोज करते हुए घूमते हुए नहीं चल सकते। सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर में रहना बहुत जरूरी है। एक आर्किटेक्चर सोसाइटी का एक फैब्रिक होता है, वो फैब्रिक मेंटेन करने के लिए हमको ये इंस्टिंक्ट्स जो है हमारे थोड़े से काबू में रख के चलने हैं। लेकिन चूंकि ये गंदी बात इस वर्ड के साथ अटैच हमने कर दी है, तो बाहर खुलेआम इसकी चर्चा करने में लोग जरा कतराते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा जो मेरे साथ ही हुआ है। एक्चुअली जब मैं अपने क्लिनिक के लिए स्पेस देख रहा था, रेंटेड स्पेस देख रहा था उस वक्त में, एंड जिनके पास मैं गया था उनके साथ सारी बातें हो गई कि मैं साइकाट्रिस्ट हूँ, मुझे एक क्लिनिक स्पेस चाहिए अपनी क्लिनिक के लिए। सब कुछ तय तमाम हो गया, हम टोकन अमाउंट देने जा रहे थे, एंड देन सडनली उन्होंने मुझसे मेरा विजिटिंग कार्ड मांग लिया। एंड जब उन्होंने मेरा विजिटिंग कार्ड मांगा तो उस पर लिखा है साइकाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। जैसे ही उन्होंने ये वर्ड देखा सेक्सोलॉजिस्ट, उन्होंने वो डील वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दी, कह करके कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। मैंने उनसे सीधे सीधे पूछा, ये सब से आपका क्या मतलब है, ऐसा क्या होने वाला है इस क्लिनिक में? सो जस्ट एक ये वर्ड सेक्सोलॉजिस्ट सुन लेने से ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और उन्होंने अपनी क्लिनिक स्पेस दी नहीं मुझको रेंट करने के लिए। और बहुत से लोग मुझे ऐसे पूछते भी हैं कि यार रोहित, तुम सेक्सोलॉजिस्ट हो तो तुम्हारे पेरेंट्स ओके हैं क्या इस बात से? सो इसी से पता चलता है कि कितनी नेगेटिव धारणा है लोगों में। बट दिस इज अ साइंस, इसकी भी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, इसलिए तो इसको लेकर के भी एक फील्ड निकली है ना सेक्सोलॉजी की। इसी में एंडोक्राइनोलॉजी आता है, एंड्रोलॉजी आता है, सेक्सोलॉजी आता है। दिस इज अ साइंस, इसकी स्टडी होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी दिक्कतें भी तो कहीं ना कहीं सॉल्व करनी पड़ेंगी हमको।
तो सेक्स के बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है। हम इसलिए बच्चों में भी सेक्स एजुकेशन करवाते हैं, बिकॉज उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाई इज द बॉडी चेंजिंग। कुछ चीजें अब नई क्यों अनुभव होने लगी हैं मुझे, सडनली ये पीरियड्स क्यों आने लगे हैं मुझे, सडनली ये नाइटफॉल्स क्यों हो रहे हैं मुझे। अब एक 14-15 साल की उम्र का बच्चा सडनली सोचता है कि उसको ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन क्यों होने लगा है, तो ये उसको क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो साइंस है, इसी को हम सेक्सोलॉजी कहते हैं ना। तो सेक्स के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा होने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। इट्स लाइक एन एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो ये धारणाएं हमको मिटानी पड़ेंगी। आपके कोई यंग कोई आए हैं आपके संग, मतलब क्लाइंट छुपा के आए हैं कि मैंने मम्मी को नहीं बताया, पापा को नहीं बताया, मैं आपके पास आया हूँ, कोई ऐसे क्लाइंट्स के? वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे आते हैं, 12वीं के बच्चे आते हैं। ये लोग तो काम धंधा तो करते नहीं है, इन लोग दे आर स्टिल स्टूडेंट्स। ये इनके पास अब ये क्या बोल के जाएंगे, पैसे कहाँ से मांगेंगे कि हम सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं फीस लेने के लिए। तो उन बच्चों से तो मैं फीस भी नहीं लेता, बस एक सेक्स एजुकेशन जैसा सेशन समझ के उनको जानकारी दे करके भेज देता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत रही और बाहर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी से डिस्कस करने में, प्लीज यहाँ आइए, आई विल टीच यू, आई विल गिव यू द एंटायर एजुकेशन दैट यू रिक्वायर, ये नॉलेज होने के लिए। तो ये बहुत कॉमन है कि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को नहीं बताते कि मैं सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाकर आया हूँ। जब मैं अगले सेशन में फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम अपने पार्टनर को लेके आइएगा या अपने वाइफ को लेकर आइएगा, दे आर लाइक, वो कहते हैं सीधे कि मैंने पार्टनर को नहीं बताया कि मैं सेक्सोलॉजिस्ट के पास आया हूँ, सर वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। सो ये है धारणाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉडकास्ट ये तो मतलब कि दोनों पार्टनर्स को समझना चाहिए कि भाई किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है और किसी को भी डॉक्टर बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना, ताकि इससे उनको पता चले कि इस बारे में बात करना भी कितना जरूरी है। आजकल जैसे जिम जा रहे हैं और है ना अपनी बॉडी बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कि भाई मैं दिखाऊं अपना स्ट्रेंथ के लिए, तो वो अपने स्टेरॉइड के इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो वो क्या अफेक्ट करता है, सेक्स लाइफ पे अफेक्ट करता है? यस, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो आपका जो स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स आप बाहर से लेते हो, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स होते हैं, वो बहुत नुकसान कर जाते हैं बॉडी के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हम जब बॉडी में डाल रहे हैं तो नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन, अब ये टेस्टोस्टेरॉन भी कौन सा केमिकल है, स्टेरॉइड ही है। सो ये नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन जो है बॉडी का, ये हैम्पर होने लगेगा, इसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इस वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस में 100% प्रॉब्लम आने वाली है। सो इसलिए जब लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शंस या स्टेरॉइड के कोर्स करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनको स्टेज पर जाना है, उसके लिए भी एक कोर्स फॉलो करना पड़ता है, और वो भी एक जानकार इंसान की निगरानी में, कि जैसे कि वो कहते हैं कि 6 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ, और वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसके बाद थोड़े दिन बंद कर देना होता है। तो स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स जो लेते हैं, निश्चित रूप से उनकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है, बिकॉज नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन हैम्पर होने वाला है। डॉक्टर रोहित, आजकल ये देखा गया है कि औरतें, आदमी जब 40 की उम्र में पहुंच जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो वो ड्रिफ्ट अपार्ट होने लगते हैं कि भाई अब हमको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है ना, जो महिलाएं हैं वो फेक गुरुओं का मतलब वो संगत ले लेती हैं और वहाँ जाने लग जाती हैं, और आदमी फिर अपने मतलब क्लब्स जाना और वाइन का ग्लास लेके बैठे रहना, मतलब कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। ये क्यों हो रहा है आजकल? ये लोग एक्चुअली समझ नहीं पाते कि एक बार उनको लगता है कि एक बार बच्चे बड़े हो गए तो बस हमारी लाइफ खत्म हो गई, कोई रोमांस नहीं रह गया, कोई सेक्सुअल बॉन्डिंग नहीं रह गई है, अब तो क्या ही करना है एक दूसरे के साथ में रह के। तो लोग अपने लाइफ में दोनों जन थोड़े, जैसे आपने वर्ड यूज किया कि ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं, ऐसा हो रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली। कुछ ऐसे हैं जिनको एहसास रहता है कि नहीं, हमें नजदीक आना जरूरी है, पर वो कैसे आया जाए। तो जो आते हैं डॉक्टर के पास, मैं उनके लिए भी ये बोलने जा रहा हूँ, और जिनको वाकई ये लगता है कि अब कोई जरूरत नहीं है, मैं उनके लिए भी ये बोलने जा रहा हूँ कि 40 के बाद भी ऐसा पीरियड, वो इतना सुंदर पीरियड है दैट यू कैन स्टिल स्पेंड योर लाइफ टुगेदर वेरी रोमांटिकली ऑल्सो एंड सेक्सुअली एक्टिवली ऑल्सो। एंड आई टेल यू कि 40 के बाद ही इंसान का सबसे बेस्ट पीरियड होता है, बहुत अच्छा टाइम शुरू होता है। पर इतनी सारी गलत बातें फैली हुई हैं कि अब बस बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है, अब इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये एस्पेक्ट भी आपकी लाइफ का अगर उसी तरह खिलता रहेगा जैसे दूसरे एस्पेक्ट खिल रहे हैं, लाइफ एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। सो मैं पर्सनली, जब मेरे पास ऐसे आते हैं क्लाइंट्स और मुझसे जब पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है, बहुत मोनोटोनस लाइफ लग रही है, बस ऑटो पायलट पे हम चल रहे हैं, कुछ फील नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए मैं लोगों को पर्सनली ये एडवाइस देता हूँ कि वंस इन अ वाइल किसी स्टेकेशन पे जाके आ जाएं।
बच्चों को यही रहने दें, आप प्लीज जरा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने जाएं, थोड़ा माहौल बदलेगा, थोड़ा आप एक्सक्लूसिवली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वहां पे ना बिजनेस का टेंशन है, ना फैमिली का टेंशन है, ना बच्चों का टेंशन है। 3-4 दिन के वेकेशन पे जाके आना बहुत हेल्दी हो जाता है। जब सेटिंग बदलती है तो अपने आप फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है, वो टच थोड़ा अलग लगता है, वो एक दूसरे के प्रति जो बुलाने की भावना रहती है, जो क्वालिटी ऑफ वॉइस रहती है, जो टोनालिटी होती है वो बदलती है, रोमांस इज इन द एयर, वो वाली फीलिंग आती है। तो इस तरह से एफर्ट लेकर के एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेकेशंस पे जाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज से हट करके एक दूसरे के लिए टाइम निकालें, उतनी थोड़ी सी एफर्ट डाल देंगे तो 40 के बाद एक्चुअली यू विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ योर रिलेशनशिप। पर मैंने ये देखा है समाज में कि भाई इतनी उम्र हो जाती है तो है ना, वो झिझकते हैं कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, मतलब ये बहुत आ जाता है। तो पहले तो खैर एजुकेशन बच्चों को होनी चाहिए कि भाई मतलब है लाइफ विल टिल यू आर एंड, पर ये मतलब वो पेरेंट्स ये बहुत झिझक में रहते हैं कि बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे हमारे बड़े हो गए, हम मतलब पास नहीं बैठ सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो इससे भी तो वही बच्चों को मतलब बहुत, बच्चों के लिए आप बताइए ना कि बच्चों को मतलब पहले कैसे समझाया जाए। नहीं, बच्चे एक्चुअली आजकल के थोड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो ये समझते हैं कि मम्मी पापा का भी एक दूसरे के साथ समय बिताना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बच्चे आजकल मैंने देखा है कि खुद एफर्ट लेते हैं दैट मम्मी पापा थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, थोड़ा वो लोग भी बाहर जाएं, वी विल टेक केयर ऑफ अवरसेल्व्स, यू आल्सो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, बोलते हैं बच्चे ऐसे। और कुछ को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ठीक है, आपको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, उस दौरान थोड़ा सा अपने यूथ का टाइम मम्मी पापा ने खोया है। सो अब थोड़ा और उनको टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे बच्चे सेटल होते जा रहे हैं, अब मम्मी पापा को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, तो एक दूसरे में अगर वो टाइम निकालें, एक दूसरे के साथ वो टाइम बिताएं, तो उनकी लाइफ थोड़ी और बेहतर होते जाती है। तो रोमांटिक लाइफ इज ऑल्सो अलाइव, बच्चों के साथ भी वो अच्छे से जी रहे हैं, एक सेटल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ जी रहे हैं, तो इस तरह से एक कंप्लीट लाइफ गुजारते हैं वो लोग। तो अगर बच्चे भी थोड़ा सा इस पार्ट को समझ लें एंड पेरेंट्स थोड़ा सा एफर्ट डालें एक दूसरे के साथ समय बिताने का, तो आई थिंक बहुत खुशहाल परिवार आगे बढ़ता है। बच्चों को आजकल लेके मास्टरबेशन को लेके गलत धारणाएं हैं, उसका आप कुछ बताइए। मास्टरबेशन को लेकर के अनगिनत गलत धारणाएं हैं आजकल बच्चों में, स्पेशली फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 13 to 20 ईयर्स, 20-21 ईयर्स। ये जो एज ग्रुप है ना, इनमें तुरंत ये एक्सप्लोर करना चालू कर जाते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड को। इनको जो जानकारी मिलती है उसको बिना कहीं से साइंटिफिकली उसको टेस्ट किए या साइंटिफिकली उसके बारे में विचार किए, ये वो सब चीज़ मानने लगते हैं। कुछ चीज़ें मैं मास्टरबेशन रिलेटेड मिथ्स आपके क्लियर करना चाहता हूँ। किसी को लगता है मास्टरबेशन करने से पतले हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, मास्टरबेशन करने से ज़्यादा दाने निकलते हैं या कम दाने निकलते हैं, किसी को वेट लॉस होने लगेगा मास्टरबेशन करने से, किसी को नाइटफॉल होगा मास्टरबेशन करने से। ऐसा ये सब जो धारणाएं हैं, दीज आर ऑल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारे बीच फैलाई गई है। मास्टरबेशन एक नॉर्मल एक्टिविटी है, सेक्सुअली एक्साइटेड फील करते हैं हम, वो एनर्जी को बाहर निकालने की अर्ज हम में आती है, इसलिए एक्साइटमेंट वो हम कंट्रोल में लाते हैं मास्टरबेशन करके। सो मास्टरबेशन इज नथिंग रॉन्ग, हर चीज का एक अपना टाइम होता है, हर चीज का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज में नुकसानदायक होने वाली है। पूरे समय में अगर उसी चीज के बारे में सोचता रहूंगा तो मेरी पढ़ाई, मेरे सोशल एक्टिविटीज, मेरे फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनसे मेरा ध्यान हटने लगेगा। What about height? कि भाई हाइट भी मास्टरबेशन का हाइट पे कोई असर नहीं पड़ता। मास्टरबेशन से हाइट पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। योर बॉडी इज गोइंग टू ग्रो नॉर्मली। जस्ट दैट जो एक नुकसान होता है मास्टरबेशन से, मैं सबको बता रहा हूं, जिस भी चीज की अति होने लगेगी वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो ओवर इंडल्जेंस से बचना है, हमें समझना है कि कहां पे किस चीज की इंपॉर्टेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है, एंड यू कैन एंजॉय अ हेल्दी लाइफ। डॉक्टर रोहित, आपने कुछ हटके ऐसा किया है जिससे आप लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे? एक चीज है, मैं लोगों को हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज पॉर्न हॉलिडे। अब ये पॉर्न हॉलिडे क्या है? पोर्नोग्राफी से हॉलिडे का मतलब क्या है? पोर्नोग्राफी देख करके ना बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस जुड़ने लगी हैं लोगों की। एक किस्म की बॉडी उनको दिखने लगती है, एक किस्म का साइज उनको दिखने लगता है, टाइमिंग भी मेरी वैसी होनी चाहिए, वैसे लगने लगता है। तो रियल लाइफ में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो हम पॉर्न में देखते आ रहे हैं। रियल पार्टनर हमारे वो चीज़ें नहीं करेंगे जो चीज़ें पॉर्न में दिखाई जाती हैं। इवन टाइमिंग रिलेटेड चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, बिकॉज उनका बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कुछ चल रहा है जो हमको वो सच्चाई मालूम नहीं पड़ती। पर अब ऐसा हो गया है कि ओवर इंडल्जेंस जो पॉर्न में लोगों का होता जा रहा है,
अपने पार्टनर में भी वो पॉर्न जैसी स्पेसिमेन ही थोड़ा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। यहाँ पर कुछ दिन के लिए हमको पोर्नोग्राफी देखना बंद करना पड़ेगा, एंड दैट पीरियड वो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ 90 डेज नो पोर्नोग्राफी। इससे होगा क्या कि आप अपने माइंड को जो पहले से अब कंडीशन कर चुके हो कि कुछ पर्टिकुलर चीजें देखने से ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट आएंगी, एक पर्टिकुलर बॉडी फिगर देखकर ही एक्साइटमेंट आएगी, एक पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी देख करके ही एक्साइटमेंट आएगी, रियल पार्टनर से वो सारी चीजें मिलने की संभावना थोड़ी कम रहती है। प्रैक्टिकली कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है उस पार्टनर के लिए वो करना, बट नाउ हमने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लिया कि जब तक वैसा कुछ ना देखें, यहाँ पे हमको इरेक्शन नहीं आता, एक्साइटमेंट नहीं होती, डिजायर नहीं होता, तो वो पार्टनर अपने आप को इंफीरियर फील करने लगता है। उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगती है कि मेरा पार्टनर अब मुझे देख करके बिल्कुल उत्तेजित नहीं होता, उसको तो पॉर्न की जरूरत पड़ जाती है। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। जब हम अपना ध्यान पॉर्न से हटाएंगे, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, जो मैं 90 डेज बोलता हूँ लोगों को पॉर्न हॉलिडे करने के लिए, नो पॉर्न एट ऑल। अब जितनी भी उसकी एक्साइटमेंट रिलेटेड स्टिमुलेशन है, सारे के सारे स्टिमुलेशन उसको उसके पार्टनर से ही मिलेंगे। तो ग्रेजुअली 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है, ये 2 महीने 3 महीने लगते हैं दोबारा से वो चीजें अपने आप अंदर उजागर करने के लिए, और पॉर्न की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोगों का ऐसा देखा गया कि पॉर्न का यूज एब्सोल्युटली एकदम कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, एंड दे आर एंजॉयिंग वेरी गुड सेक्स लाइफ विद देयर पार्टनर्स। सो ये पॉर्न हॉलिडे फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप में से जो भी अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करता है कि यस शायद मेरा ओवर इंडल्जेंस हो रहा है पॉर्न में और मुझको एक्चुअल पार्टनर के साथ वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही, probably you are the one जिसको शायद पॉर्न हॉलिडे कंसिडर करना चाहिए। It is like a sexual detox. It's like a detox, very good word, sexual detox. अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़के होते हैं वो बहुत इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लड़कियां बहुत सोशल होती हैं और अपनी उलझनें और परेशानियां बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती हैं, और लड़के एकदम दबे हुए आइसोलेटेड फील करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि लड़के आप लोग भी निकल के आएँ और डॉक्टर रोहित से काउंसलिंग लें, ताकि आपकी भी जो इमोशनल जो दबाव आप महसूस कर रहे हैं आप उससे छुटकारा पाएँ और एक बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ जी पाएँ। प्रायोरिटाइज सेक्स ये हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इससे आप इंटीमेट फील करेंगे, आप बहुत अच्छा अपने आप को एक्सप्रेसिव बना सकेंगे, where love is concerned, where affection is concerned। आप अपने आप को बहुत अच्छा कम्युनिकेट कीजिए और एक्सेप्टेबल बिहेवियर बनाइए। जब आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा तो यू विल हैव अ कल्चरली वेरी नर्चरिंग मैरिज। थैंक यू। मैं चाह रही हूँ कि आप ये एपिसोड पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए, ताकि डॉक्टर रोहित आपके सब कमेंट का जवाब देंगे। और मैं ये चाह रही हूँ कि प्लीज़ ये पूरा देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए।